साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपने पैड सीरीज के 6 वीडियो को डिस्कस करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी टाइप के वीडियोस से बनेंगे, क्योंकि मैंने सारे के सारे को सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। और जब ये वीडियोस को ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे तो फिर देखिएगा हम अलग अलग, जैसे हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, इन्वायरमेंट के जो भी सेक्शन पूछे जाते हैं सबका हम अलग अलग वीडियोज भी बनाएंगे। ठीक है, इस तरह अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ते रहते। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आर्य सबसे पहले आकर कहाँ बसे थे? मतलब भारत में जब आर्य आए थे वो सबसे पहले किस प्रदेश में आकर बसे थे? ऑप्शन हमारे पास है पांचाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी प्रागज्योतिष। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? पंजाब, क्योंकि आपने देखा होगा, भारत का नक्शा देखा होगा, सबसे पहले इधर से सिंध की तरफ से आए थे वो। ठीक है, तो जो आपके आर्य थे वो सबसे पहले आगे कहाँ बसे थे? पंजाब की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आपने न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, अलग अलग दर्शनों के बारे में पढ़ा होगा। पूछा जा रहा है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शंस हमारे पास है ए महात्मा बुद्ध, बी कपिल, सी उलूक या कणाद भी बोलते हैं इनको, डी पतंजलि। और पतंजलि आपको पता है योग दर्शन क्या है। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन हमारे पास ए अशोक, बी कनिष्क, सी उदयन, डी महाकश्यप। तो आपको पता होगा जो इसका पहला ऑप्शन है अशोक, अशोक के द्वारा ही जो तृतीय बौद्ध संगत थी उसको संरक्षण प्रदान किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? जो बौद्ध ग्रंथ थे जिनको पिटक भी कहते हैं, उनकी जो रचना थी वो किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन हमारे पास है ए संस्कृत, बी उर्दू, डी प्राकृत और डी पाली। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा पाली। किस भाषा में किया गया था? पाली भाषा में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होगा दिलवाड़ा मंदिर है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए पारसनाथ पर्वत, बी भोपाल, सी श्रवण बेलगोला और डी माउंट आबू। तो जो आपका दिलवाड़ा मंदिर है वो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे? आपके राजस्थान के माउंट आबू में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध क्या है? जैन मंदिर है। क्या है वो? बहुत ही प्रसिद्ध आपका जैन मंदिर है, जो कि जो माउंट आबू का सर्वोच्च शिखर है उसको क्या बोलते हैं हम? थोड़ा कमेंट में का बताइएगा। उसको क्या बोलते हैं? गुरु शिखर पर्वत। क्या बोलते हैं हम? गुरु शिखर पर्वत। गुरु शिखर पर्वत बोलते हैं, वहीं पर स्थित है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मतलब कौन से उर्दू कवि जीवित थे जिन्होंने 1857 का विद्रोह देखा था? ऑप्शन हमारे पास है इकबाल, बी मिर्जा गालिब, सी मिंटो और डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? मिर्जा गालिब साहब, क्योंकि मिर्जा गालिब साहब के शेरों में बहुत से उसके उल्लेख मिल जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? क्या बताएंगे आप? मिर्जा गालिब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन हमारे पास है ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी दीनबंधु मित्रा, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हैं उन्होंने ही द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्ष 1929 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? जो सती प्रथा थी, आपको पता था, बहुत ही कुप्रथा थी। इसका उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन हमारे पास है लॉर्ड लिटिन, बी विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ही सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। अगर ये पूछा था इसमें किसने, किस भारतीय ने सबसे अधिक सहयोग दिया, तो क्या बोलते हैं आप? राजा राम मोहन राय जी। किसने? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने इसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया था। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन हमारे पास है विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी ज्योतिबा फुले, डी रामकृष्ण परमहंस। तो जो रामकृष्ण मिशन था इसकी जो संस्थापना करने का श्रेय है वो विवेकानंद जी को जाता है, जिन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में, कह सकते उसका, उनके सम्मान में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, इनको आप याद है। ये पूछा जाए कि किस ईयर में की थी? क्या बोलेंगे आप? 1897 में। कब की थी? 1897 में। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? मतलब उतार दिया गया था, फेंक दिया की बात है। ऑप्शन हमारे पास है जोहान्सबर्ग, बी डरबन, सी नैरोबी,
डी पिट्समारिट्सबर्ग। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? पिट्समारिट्सबर्ग। इसी स्टेशन से आप महात्मा गांधी जी को स्टेशन से मतलब वो फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़ गए, इसलिए उनको उतार के अंग्रेजों ने नीचे उनका सामान फेंक दिया था। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? देखिए ऑप्शन यही पढ़ा कर ध्यान से, नहीं गुजरती। ऑप्शन हमारे पास है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी झारखंड है, झारखंड नहीं है। ठीक है, झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से आपकी कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। आपको पता होगा भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें कौन कौन से हमारे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम पढ़ा होगा आपने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मतलब किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है कोसी कोसी नदी, सोन नदी, सी गंगा नदी, डी गंडक नदी। तो आपकी जो कोसी नदी है, जो कि बहुत ज्यादा मार्ग परिवर्तन करके बहुत ज्यादा बाढ़ जब आती है इसमें तूफान मचा देती है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यही पूछा आपसे कि बंगाल का शोक किसे कहते, क्या बोलता है? दामोदर नदी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हमारे पास है गार्डविन आस्तीन, बी कामेट, सी नंदा कोटा, डी माउंट आबू। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो स्थित है आपकी गार्डविन आस्तीन पे। कहाँ पे? आपका गार्डविन आस्तीन पे भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दलदली और ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन क्या कहे जाते हैं? मतलब दलदली या ज्वार भाटा क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन हमारे पास है एक ऑप्शन ए मैंग्रोव वन, बी शोला वन, डी मानसूनी वन, सी मानसूनी वन और डी पतझड़ी वन। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए मैंग्रोव वन। जो भी दलदली भूमि या ज्वार भाटा क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उनको हम मैंग्रोव वन कहते हैं। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? आपको ऑप्शन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हमारे पास है ए देहरादून, बी भोपाल, सी लखनऊ और डी जयपुर। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? देहरादून। जो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? आपका उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य आधारित बजट क्या है? जो शून्य आधारित बजट है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन हमारे पास है ए अनुत्पादक बजट की कटौती करना, बी हर साल बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, सी असीमित घाटे की अर्थव्यवस्था और डी नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन न करना। भारत भी शून्य बजट इस्तेमाल करता है। इसका मतलब होता है कि हर साल जो बीत गया से बीत गया, हर साल नए बजट का या नए सिरे से बजट तैयार करने को हम क्या बोलते हैं? शून्य आधारित बजट कहते हैं। यूएसए भी इसी प्रणाली को मानता है। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का नहीं है? मतलब कर का कौन सा स्रोत जो है वो संघ सरकार का नहीं है? ऑप्शन हमारे पास है व्यापार कर, ठीक है, व्यापार कर, उत्पाद कर, आयकर और कॉर्पोरेट कर। तो आपको पता होगा जो आपका व्यापार कर है ये आपका राज्य सरकार लेती है, और बाकी के सारे जो कर है वो कौन लेता है? आपका संघ सरकार लेती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन हमारे पास है विक्रय कर, बी एक्साइज ड्यूटी, सी कस्टम ड्यूटी, डी संपत्ति कर। तो आपको पता होगा ये जो सारे कर है ये हम डायरेक्ट नहीं देते हैं, ये इंक्लूडेड होते हैं। बट जो संपत्ति कर होता है, जब भी आपको संपत्ति लेते हैं तो आप स्टाम्प वगैरह खरीदते हैं तो सीधे ही वो आप गवर्नमेंट को देते हैं, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये आपका प्रत्यक्ष कर है, बाकी सारे क्या अप्रत्यक्ष कर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन हमारे पास है ए 1953, बी 1853, सी 1905 और डी 1897। इसका सही ऑप्शन हमारा है 1853। भारत में सबसे पहले जो रेलवे गाड़ी चलती है, रेलवे तंत्र स्थापित किया गया था वो 1853 में किया गया था। इसको आप याद रखेंगे। पहली ट्रेन कहाँ चली थी आपकी? मुंबई से ठाणे के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा? मतलब किस राज्य ने कृषि को सबसे पहले उद्योग का दर्जा दिया था? ऑप्शन हमारे पास है उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले कृषि को एक उद्योग का दर्जा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते आइए। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ए मौलिक अधिकार, बी प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निषेध तत्व, डी मौलिक कर्तव्य।
इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, सॉरी, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को ही हम संविधान की क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्रस्तावना को ही हम संविधान की आत्मा बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन हमारे पास है 1, बी 2, सी 5 और डी 3। तो आपको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा और दूसरा क्या होता है आपका राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? क्या पूछा है, अनन्य भाग नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा और डी उपराष्ट्रपति। आपको पता होगा जो संसद होती है वो इन्हीं तीनों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। उसमें उपराष्ट्रपति नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसद को भंग करने में कौन सक्षम है, मतलब संसद को कौन भंग कर सकता है। ऑप्शन हमारे पास है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। तो जो संसद को भंग करने में जो प्राधिकार है या पावर है वो आपका राष्ट्रपति जी के पास है, और किसी के पास ऐसा पावर नहीं है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। जो भारतीय संसद की दोनों संयुक्त बैठक है किस संबंध में होती है। ऑप्शन हमारे पास है साधारण विधेयक, बी वित्त विधेयक, सी संविधान संशोधन विधेयक और डी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो आपको पता होगा संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के थ्रू बुलाई जाती है, राष्ट्रपति इसका आहूत करते हैं। जब दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में, दोनों सदनों में जब किसी साधारण विधेयक को लेके मतलब आम सहमति नहीं बन पाती है तो आपका साधारण विधेयक को बुलाया जाता है, साधारण विधेयक से ही कार्रवाई की जाती है। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है? ठीक है, जो क्यूरी किसकी इकाई है। ऑप्शन हमारे पास है ए रेडियोधर्मिता, बी ताप, सी ऊर्जा और डी बल। आपको पता होगा जो क्यूरी है वो रेडियोधर्मिता की इकाई है, रेडियो एक्टिविटी की इकाई है आपका क्यूरी। ठीक है, चलिए ये मैडम क्यूरी के सम्मान में रखा गया। ठीक है, अगला देखिएगा, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास है ए प्लाज्मा, बी ठोस, सी तरल, डी गैस। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो क्या आपका है, प्लाज्मा। वही पूछता पांचवी अवस्था कौन सी है, तो आप क्या बोलते हैं, बी एस ई, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बी एस ई बोलते हैं, बोस बी एस सी, बोस आइंस्टाइन, बी एस ई सॉरी बी एस सी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। ठीक है, आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास है अरस्तु, बी लिनियस, सी लामार्क, डी डार्विन। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, जो आपका वर्गीकी का पिता कहा जाता है वो आपका क्रोलस लिनियस साहब को कहा जाता है। और इन्होंने ही आपका द्विनाम पद्धति, जिसको क्या कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो भी आपका लिनियस साहब ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। मतलब जो हम खाते हैं, आपको पता है विटामिन 2 होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो जो विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है। ऑप्शन हमारे पास है त्वचा में, बी बाल में, सी यकृत में और डी हृदय में। तो जो आपका विटामिन ए है वो आपका यकृत में ही, जिसको हम इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं, लीवर में ही स्टोर होता है। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन हमारे पास है ए 208, बी 202, सी 206 और डी 210। तो आपको पता होगा मानव शरीर में जो कुल हड्डियां कितनी होती हैं वो 206 होती हैं। बट जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें करीब 300 हड्डियां तक होती हैं, और धीमे धीमे जैसे डेवलपमेंट होता है तो हड्डियां कम होने लगती हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन हमारे पास है ए 2, बी 5, सी 7 और डी 4। मतलब स्वर संधि जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन से कह रहा है, आहूत का विलोम क्या होगा। जो आहूत होता है, आहूत का विलोम क्या, आहूत एक शब्द है, आहूत का विलोम क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास है हूत, बी अनहूत, सी अनाहूत, डी अपहूत। इसका सेप्शन हमारा क्या है, अनाहूत। आहूत का क्या होगा, अनाहूत होगा। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, हमें क्या होता है ना, पर्यायवाची नहीं है, सारंग, भास्कर, हंस, रवि। तो आपको पता होगा जो सारंग है ये पक्षी का पर्यायवाची है, बाकी सारे के सारे क्या है, सूर्य के
पर्यायवाची हैं। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। जो बहुत ही मंद गति से कार्य करता हो, उसके लिए ऑप्शन हमारे पास है ए मंथन, बी मंथर, सी दीर्घसूत्री और डी मदाक्रांता। तो इसका सही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? मंथर। जो बहुत ही धीमे धीमे कार्य करता है उनको क्या बोलते हैं? मंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंथर। मंथर मत लगा दीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अंडे का शहजादा, से बड़ा हो जाए कोई बात नहीं। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अनुभवहीन व्यक्ति, ऑप्शन बी कमजोर व्यक्ति, ऑप्शन सी चालाक व्यक्ति, ऑप्शन डी अनुभवी व्यक्ति। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अनुभवी, अनुभवहीन व्यक्ति। भाई अंडे नहीं कहते, पहले मैं कविता थी, पहले मैं समझती थी मेरे पहले मैं अपने अंडे को ही अपना चिड़िया का गाना गाती, भूल गया मैं, ठीक है। पहले मैं समझती थी कि इतना सही है सरकार, वही हालचाल, इतना सही है संसार। सेम यहाँ पे भी अंडे का शहजादा मतलब कोई दुनिया से कोई मतलब ही ना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? अनुभवहीन व्यक्ति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा से जुड़ते हैं? मतलब भारत की जो सीमा है वो कितने देशों के साथ जुड़ती है? ऑप्शन ए 16, बी 18, सी 14, डी 28। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए 16। भारत की जो सीमा है वो 16 देशों के साथ, भारत के जो 16 राज्य है वो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन हमारे पास है ए टका, बी रुपया, सी दिनार, डी तुकरिक। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आपका टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और राजधानी क्या है? आपको पता ही होगा बांग्लादेश की राजधानी क्या है, आपको इसको ऑप्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पाकिस्तानी सीमा से सबसे लंबा संबंध, मतलब पाकिस्तानी जो सीमा है उससे सबसे अधिक कौन सा राज्य लगा हुआ है? ऑप्शन हमारे पास है ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राजस्थान। पाकिस्तान से जो सबसे अधिक सीमा लगी है वो आपकी राजस्थान राज्य की लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कजरी किस राज्य की लोक कला है? ऑप्शन हमारे पास है ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी केरल, डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कजरी जो है वो उत्तर प्रदेश की लोक कला है, एक नृत्य एक टाइप का, और गाने भी गाते हैं ये बारिश के सीजन में। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, जो शहीद आजम है ये इनके नाम से किसे हम जानते हैं? ऑप्शन ए हमारे पास सुभाष चंद्र बोस, बी भगत सिंह, सी मोहम्मद अली जिन्ना और डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा भगत सिंह। शहीद आजम हम भगत सिंह जी को ही बोलते हैं। अगर पूछता हूँ कायदे आजम, कायदे आजम, तो फिर आपका मोहम्मद अली जिन्ना हो जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।